हेलो साथियों, वेलकम टू रॉयल स्टडी। मध्य प्रदेश पटवारी 2023 के साथ साथ एग्जाम का नेक्स्ट एनालिसिस हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं। 20 मार्च सेकंड शिफ्ट का एनालिसिस इस वीडियो में हम आपको कवर करवाएंगे। सभी क्वेश्चंस हमें मिल चुके हैं जो कि यहाँ पर हम पूरी डिटेल के साथ में कवर आपको करवाने वाले हैं। इस वीडियो की पीडीएफ फाइल के लिए आप एप्लीकेशन टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। दोनों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे चुके हैं, आप डिस्क्रिप्शन से वहां से उनको ज्वाइन कर सकते हैं। ये पूरी प्रोसेस है जिसके माध्यम से आप पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। हमारी पटवारी की स्पेशल टेस्ट सीरीज है, इससे आप जरूर से एक बार डेमो जरूर से चेकआउट कर लीजिएगा। फाइनली स्टार्ट करते हैं गाइस। हमने आपके लिए अलग अलग प्लेलिस्ट बना दी है, आप चेकआउट करिएगा। काफी इंपॉर्टेंट लेवल की प्लेलिस्ट बनाई है, तो आप एक बार जरूर से विजिट करिएगा उन पर। देखिए सभी 8 जो सब्जेक्ट है इन सभी के क्वेश्चंस हम कवर करेंगे इस वीडियो में, और जो कि आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। फाइनली स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जीके करंट अफेयर की ओर आगे बढ़ते हैं। और देखिए गाइस, बात करें हम एमपीजीके की, तो एमपीजीके की फर्स्ट शिफ्ट में 10 से 12 क्वेश्चंस पूछे गए थे, और इस शिफ्ट में करीबन 8 से 10 नंबर के क्वेश्चंस एमपीजीके से देखने को मिले हैं। अब यहाँ पर हमारा जो पहला क्वेश्चन पूछा गया है, पहला क्वेश्चन है पानीपत की पहली लड़ाई बाबर और किसके बीच में लड़ी गई थी। सेम एज इट इज यही क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। पानीपत की पहली लड़ाई बाबर और यहाँ पर रिक्तिस्तान दे रखा था और पूछा था किसके बीच में लड़ी गई थी। क्लियर है? तो आपको सही जवाब बताना था। इब्राहिम लोदी आपका सही जवाब रहेगा। पानीपत की पहली लड़ाई जो लड़ी गई थी, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में लड़ी गई थी। पानीपत का पहला युद्ध 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी की सेनाओं के बीच में लड़ा गया था, जिसमें लोदी की हार हुई थी, किसकी? इब्राहिम लोदी की। और भारत में मुगल शासन की स्थापना यहीं से हुई थी। क्लियर है? तो ये तो क्वेश्चन आपका क्लियर हो चुका होगा। इससे पहले भी क्वेश्चंस बन चुके हैं पानीपत के युद्ध से रिलेटेड, हम तीनों को आपको कवर करवा दें। देखिए पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था ये 21 अप्रैल 1526 को हुआ था। दूसरा युद्ध हुआ था 5 नवंबर को 1556 को। तीसरी लड़ाई हुई थी पानीपत की 14 जनवरी 1761 को। तो इन तीनों के बारे में थोड़ा सा आप नॉलेज अपडेट करिएगा। पानीपत की जो प्रथम युद्ध हुआ था, पहली लड़ाई हुई थी, ये 1526 में हुई थी, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, और इसमें बाबर जीता था। इसके अलावा दूसरा जो युद्ध हुआ था 1556 में, इसमें हेमू और अकबर के बीच में लड़ाई हुई थी, अकबर जीता था इसमें। और तीसरी जो लड़ाई हुई थी पानीपत की, इसमें अब्दाली और मराठा के बीच में युद्ध हुआ था, अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच में। इसमें अब्दाली जो है ये विजय हुआ था। तो 3 बेसिकली लड़ाई हुई थी, तीनों को आप याद रखिएगा। इसके साथ में गाइस, इसके जस्ट बाद में एक क्वेश्चन बना है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन उसी से पूछा गया है। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? देखिए पहला क्वेश्चन बना है पानीपत की पहली लड़ाई बाबर और किसके बीच में हुई थी, ये क्वेश्चन पूछ लिया। सेम टॉपिक से सेम क्वेश्चन पूछ लिया है कि कब हुआ था। तो पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था ये हुआ था 1526 में। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में बाबर इब्राहिम लोदी के बीच में लड़ा गया था। दूसरा युद्ध लड़ा गया था हेमू विक्रमादित्य और अकबर के बीच में। इसके अलावा तीसरा लड़ा गया था मराठा और अहमद शाह दुर्रानी के बीच में। तो यहां से आपको याद रखना है जो भी कब कब ये लड़ाइयां हुई थी, और इनकी डेट भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, प्रचंड बेरोजगारी तब होती है जब, इस तरह से क्वेश्चन आपका बना है। प्रचंड बेरोजगारी से, तो किसी व्यवसाय में अपेक्षा से अधिक श्रम लगा हुआ हो उसको प्रचंड बेरोजगारी कहा जाता है। देखिए प्रचंड बेरोजगारी आवश्यकता से अधिक श्रम एक व्यवसाय में लगा हुआ है, और आमतौर पर कृषि क्षेत्र में यह देखा जाता है। तो ये कृषि क्षेत्र में बेसिकली देखा जाता है प्रचंड बेरोजगारी। मौसमी बेरोजगारी किसको कहते हैं? यह तब होता है जब किसी श्रमिक को किसी विशेष मौसम के दौरान काम नहीं मिल पाता है, और यह कृषि क्षेत्र में ही बेसिकली देखा जाता है। संरचनात्मक बेरोजगारी की बात करें तो यह तब होता है जब श्रमिकों के पास बाजार में उपलब्ध नौकरियों के अनुसार कौशल नहीं होता, उसको संरचनात्मक बेरोजगारी बोला जाता है। बेरोजगारी 3 प्रकार की है, प्रचंड, मौसमी और संरचनात्मक, तीनों आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, भारत में रेगुर मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? तो भारत में रेगुर मिट्टी का जो दूसरा नाम है ये काली मिट्टी है। रेगुर मिट्टी जिसे काली मिट्टी के नाम से जाना जाता है, लावा के प्रवाह से बनी है ये, और डेक्कन ट्रैप क्षेत्र में पाई जाती है, जो उत्तर पश्चिमी दक्कन पठार में फैली हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, मध्य प्रदेश में ताजमहल कहां पर है? देखिए मध्य प्रदेश में ताजमहल कहां पर है, ये क्वेश्चन आपका बना है। और मध्य प्रदेश में, इससे आपकी पहले एमपी कांस्टेबल की जो एग्जाम हुई थी उसमें सेम क्वेश्चन पूछा गया था कि मध्य प्रदेश में बताइए ताजमहल की तर्ज पर मध्य प्रदेश में ताजमहल कहां पर देखने को मिलता है। पीपुल्स मॉल आपका सही जवाब रहेगा उस वाले फॉर्मेट में। अब ये फॉर्मेट क्या था ये तो हमें एग्जैक्ट नहीं पता है, बट हमने कोशिश की है बताने की। मध्य प्रदेश में जो ताजमहल है, अगर वो फॉर्मेट पूछा गया होगा तो पीपुल्स मॉल आपका सही जवाब रहेगा, जहां पर ताजमहल है आर्टिफिशियल, बाकी सभी आर्टिफिशियल है, बट वो जो है पर्यटन के लिए स्पेशली बनाया गया है पीपुल्स मॉल में। तो देख लीजिएगा एक नजर उसको। मध्य प्रदेश में ताजमहल जो है ये आपका भोपाल में है, भोपाल में ताजमहल। इसके अलावा बुरहानपुर में बेसिकली देखने को मिलता है आपको ताजमहल। तो हमने सभी चीजें कवर करवाई है इस वीडियो में, ताकि आप अपडेट रहे उन चीजों से। जो भी क्वेश्चंस पूछा हो वो आप अपने माइंड के अकॉर्डिंग जो भी क्वेश्चंस होगा उस हिसाब से आप अपना दिमाग लगा पाए। देखिए ताजमहल एक महल है जिसे भोपाल के सुल्तान शाहजहां बेगम ने बनवाया था, और यह ताजुल मस्जिद के पीछे स्थित है। भोपाल के ताजमहल का निर्माण नवाब शाहजहां बेगम ने करवाया था। क्लियर है? सुल्तान शाहजहां बेगम ने करवाया था, और इसे बनने में पूरे 13 साल लगे थे। इसकी लागत कितनी आई थी? तो 3 लाख रुपए लागत आई थी उस टाइम पर।
और मुगल सम्राट शाहजहां ने मुमताज की याद में आगरा में जो ताजमहल बनवाया था वो तो दुनिया के 7 अजूबों में से एक है। हूबहू ऐसा ही ताजमहल मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में भी बन गया है। क्लियर है? तो अपडेट रहिएगा चीजों से। 2-3 ताजमहल बेसिकली देखने को मिलते हैं, तो आप ऑप्शंस क्या मिले थे उसके ऊपर भी डिपेंड करता है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया फीफा वर्ल्ड कप से। फीफा वर्ल्ड कप से क्वेश्चन क्या था ये तो पता नहीं चल पाया है, बट हमने डिटेल आपको बता दी है। फीफा वर्ल्ड कप जो होते हैं ये हर 4 साल बाद आयोजित किए जाते हैं। यह एक अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल प्रतियोगिता होती है फीफा वर्ल्ड कप, और इसकी शुरुआत 1930 में हुई थी। सबसे सफल टीम की बात करें फीफा वर्ल्ड कप की तो ब्राजील 5 बार विजेता रही है। फीफा विश्व कप 2012 जो कि सबसे अपडेटेड है और इस तरह के क्वेश्चंस बन रहे हैं आपके, तो इसकी मेजबानी कतर ने की और इस विश्व कप में 32 टीमें शामिल हुई थी और अरब विश्व में होने वाला पहला विश्व कप है। क्लियर है? तो ये आप अपडेट रखिएगा, थोड़ी सी चीजें जो कि पहली होती है ये आपसे एग्जाम में ज्यादातर पूछी जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है मध्य प्रदेश का पहला शिलाश्रय एवं शैल चित्र कहाँ है। तो मध्य प्रदेश का पहला शिलाश्रय शैल चित्र जो देखने को मिलते हैं ये भीमबेटका में देखने को मिलते हैं। भीमबेटका रॉक शेल्टर शैल चित्र जिसको बेसिकली कहा जाता है। पुरातत्वविद वी.एस. वाकनकर, विष्णु श्रीधर वाकनकर के द्वारा इनकी खोज की गई। कब की गई? 1957 में की गई। और गाइस ये जो है मध्य प्रदेश के भीमबेटका के शैल चित्र ये जो है भारत और दुनिया के सबसे पुरानी चित्रकारी में से एक है। क्लियर है? तो यहीं से ये पॉइंट तो आपका क्लियर हो जाता है कि मध्य प्रदेश का पहला शैल चित्र कहाँ है, क्योंकि भारत और दुनिया का सबसे पुरानी चित्रकारी में से एक है ये। तो क्वेश्चन यहाँ से क्लियर हो चुका है कि यही मध्य प्रदेश का पहला है। बाकी डायरेक्टली ऐसा पता नहीं चला है, ऐसा फैक्ट कोई भी हमारे पास नहीं है। यहीं से आपको चीजें थोड़ी सी देखनी है। अगर आपके पास कोई फैक्ट ऐसा है तो आप हमें कमेंट करके जरूर से बताइएगा। भीमबेटका शिलाश्रय मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है और यहाँ अब्दुल्लागंज शहर के पास रातापानी वन्यजीव अभयारण्य पर स्थित है। क्लियर है? तो विंध्य श्रेणी के दक्षिण किनारे पर यह बसा हुआ है। इसे 2003 में यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल के रूप में घोषित किया गया था। भारत में जितने चित्रित शिलाश्रय प्राप्त हुए उनमें मध्य प्रदेश में पाए जाने वाले शिलाश्रय हैं इनकी संख्या सबसे अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है चतुर्भुज मंदिर कहां पर है। अब ये क्वेश्चन काफी कंफ्यूजिंग है। क्यों कंफ्यूजिंग है? गाइस मध्य प्रदेश में कई सारे चतुर्भुजनाथ मंदिर है या चतुर्भुज मंदिर है, तो यहाँ पर कंफ्यूजन और ज्यादा क्रिएट इसलिए हो रहा है कि ऑप्शंस हमें नहीं मिल पाए। ऑप्शंस मिल पाते तो बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं थी। अब यहाँ पर आपको जितने भी मंदिर है हमने बताने की कोशिश की है पॉपुलर। गाइस चतुर्भुज मंदिर जो है ये ओरछा में आपका है, मंदसौर में है, खजुराहो में है और ग्वालियर में। हम आपको एक एक करके सारे के डिटेल बताते चलेंगे। चतुर्भुज मंदिर भारत के मध्य प्रदेश राज्य के ओरछा नगर में भगवान विष्णु का मंदिर है। ओरछा में चतुर्भुज मंदिर 344 फीट पर खड़े हिंदू मंदिरों में से सबसे ऊंचे विमान में से एक होने के लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा चतुर्भुज जो मंदिर है खजुराहो में स्थित एक प्रसिद्ध मंदिर भी है। इसके अलावा ग्वालियर नामक शहर में भी आपका चतुर्भुज मंदिर देखने को मिलता है। चतुर्भुज जो मंदिर है ये मंदसौर में गांधी सागर जो अभयारण्य है इसके निकट भी स्थित है। क्वेश्चन इस तरह से बनता है कि चतुर्भुज मंदिर किस अभयारण्य के निकट स्थित है। तो गांधी सागर अभयारण्य मंदसौर में देखने को मिलता है। चंबल नदी गांधी सागर अभयारण्य से होकर बहती है। चंबल नदी गांधी सागर अभयारण्य को 2 भागों में विभाजित करती है। प्रसिद्ध चतुर्भुजनाथ मंदिर जो है गांधी सागर अभयारण्य के करीब स्थित है। मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। इसके अलावा कंदरिया महादेव मंदिर खजुराहो में भी स्थित है। यहाँ पर भी आपका ये मंदिर देखने को मिलता है। और ये जो कंदरिया महादेव का जो मंदिर है खजुराहो में इसको भी चतुर्भुज मंदिर के नाम से जाना जाता है। अब ये नहीं पता चल पा रहा है कि कौन सा वाला पूछा गया है। ये जो कंदरिया महादेव मंदिर है जिसको चतुर्भुज मंदिर जाना जाता है, यह मंदिर चंदेल वंश के शक्तिशाली राजा यशोवर्मन ने कब बनवाया था? 1025 से 1050 ईसा के लगभग इसको बनवाया गया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया है उज्जैन में सबसे पहले शून्य का उपयोग किसने किया था। तो उज्जैन में सबसे पहले शून्य का जो उपयोग किया था यह ब्रह्मगुप्त ने किया था। ब्रह्मगुप्त आपका सही जवाब रहेगा। उज्जैन में सबसे पहले शून्य का उपयोग ब्रह्मगुप्त ने किया था। उज्जैन 6वीं और 7वीं शताब्दी में गणित और खगोल विज्ञान का प्रमुख केंद्र हुआ करता था। इसके अलावा एक और पॉइंट आपको थोड़ा सा याद रखना है। देखिए ग्वालियर जो किला है इस पर 9वीं शताब्दी के चतुर्भुज जो मंदिर है यहाँ पर हमने कवर करवा दिया चतुर्भुज मंदिर वाले में इसको कि वहां पर भी है ग्वालियर में भी। तो ग्वालियर किला पर 9वीं शताब्दी के चतुर्भुज मंदिर पर एक शिलालेख सबसे पहले 0 का अंक दर्ज होना पाया गया और यह जो खोज है महान गणितज्ञ आर्यभट्ट ने की थी। तो ये भी आप थोड़ी सी अपडेट रखिएगा चीजों को। अब ऑप्शंस क्या मिला था वो आप उस हिसाब से क्लिक करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग है और काफी अच्छा क्वेश्चन यहाँ से बना है। क्वेश्चन इस तरह से पूछा गया आपको ये इमेज दे दी गई और यही एग्जैक्ट इमेज ना होकर हो सकता है कोई और इमेज दी होगी, हमें तो आइडिया नहीं है, बट जो स्टूडेंट ने बताया है उसी तरह से आपको बता रहे हैं। एक इमेज आपको दी गई फोटो और उस फोटो को देखकर बताना था कि ये कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है। सबसे इंटरेस्टिंग बात वो रही इस क्वेश्चन की कि ये जो क्वेश्चन एग्जाम में स्टूडेंट को देखने को मिला था उसमें ये जो बोर्ड लिखा हुआ था इस तरह से उनको यहाँ पर नाम दिखाई दे रहा था क्लियरली संजय डोबरी नेशनल पार्क। क्लियर है? तो उनके लिए डिफिकल्ट नहीं था बिल्कुल भी, उन्होंने डायरेक्टली सीधा सीधा उसका राइट आंसर उन्होंने देखकर ही क्लिक कर दिया। तो संजय डोबरी नेशनल पार्क बेसिकली आपका पूछा गया था और उसी की इमेज दे रखी थी। सेम इमेज यहाँ पर है बट यहाँ पर आई थिंक थोड़ा सा आपको ब्लर दिखाई दे रहा होगा, इसलिए आपको क्लिक यहाँ पर क्लियर दिखाई नहीं दे रहा है।
इसके अलावा अगर बात करें संजय डुबरी नेशनल पार्क की, तो संजय राष्ट्रीय उद्यान जो है सीधी सिंगरौली जिले में फैला हुआ है। संजय राष्ट्रीय उद्यान में के बारे में शुष्क पर्णपाती वन क्षेत्र में स्थित है। संजय राष्ट्रीय जो उद्यान है इसको बेसिकली संजय डुबरी नेशनल पार्क जाना जाता है। संजय डुबरी बाघ अभयारण्य जिसका अब एक हिस्सा जो है छत्तीसगढ़ में है और इसका नाम बदलकर गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया है। पूर्वी और पश्चिमी सीमाएं की बात करें तो गोपास और बनास नदियों द्वारा बनाई गई है इस राष्ट्रीय उद्यान की। और यहाँ पर ये पॉइंट आप स्पेशली याद रखेंगे क्योंकि यहाँ से इस तरह के क्वेश्चन हो सकता है आगे पूछे जाएं, तो आप इमेज वाले थोड़े से देख के रखिएगा और इसके अलावा आप मैपिंग भी थोड़ी सी देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है गुप्तकालीन द्वारा, देखिए गुप्तकालीन द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के क्या कहलाते थे, तो इनको रूपक बोला जाता था। गुप्तों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्कों को रूपक कहा जाता था और चांदी के सिक्के को उज्जैनी के शकों के आधार पर 32 से 36 दानों का रूपक भी कहा गया है। सोने के जो सिक्के होते थे, सोने के गुप्तकालीन जो सोने के सिक्के होते थे इनको दिनार कहा जाता था और चांदी के जो होते थे इनको रूपक कहा जाता था। दोनों के बारे में आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया मध्य प्रदेश करंट अफेयर का कि मध्य प्रदेश विधानसभा के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो गिरीश गौतम आपका सही जवाब रहेगा। गाइस हमने मध्य प्रदेश में वर्तमान में कौन क्या वाली नई वीडियो दे दी है, मार्च 2023 की स्पेशल अपडेटेड है। क्लियर, एग्जाम स्टार्ट हुई थी उसके 1-2 दिन पहले वो वीडियो दी थी, तो अब तक पूरी तरह से अपडेटेड है। एक बार उसको देख लीजिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट है। करीबन 80 प्लस क्वेश्चंस उसमें कवर किए, सारे आपके कवर हो जाएंगे जितने भी वर्तमान में पदाधिकारी है मध्य प्रदेश के, एक सिंगल क्वेश्चन वहां से बाहर नहीं आए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया चंद्रकांत पंडित, ये चंद्रकांत जो पंडित है इनके बारे में भी हमने वर्तमान में कौन किया, क्योंकि इनसे रिलेटेड है मध्य प्रदेश क्रिकेट टीम कवर की थी हमने कि अध्यक्ष कौन होते, उस वाले में एक्स्ट्रा फैक्ट में आपको बता दिया था, तो देख लीजिएगा उस वीडियो को। दोनों क्वेश्चन वहीं से आपके आए हैं। चंद्रकांत पंडित जो है ये आपका करंट का क्वेश्चन है, रणजी में इन्होंने रणजी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है, ये क्रिकेट से संबंध है इनका। चंद्रकांत पंडित 1999 में मध्य प्रदेश रणजी टीम के कप्तान थे। जब मध्य प्रदेश की रणजी टीम पहली बार रणजी के फाइनल में पहुंची थी, तो आप याद रखिएगा क्रिकेट कीपर बल्लेबाज चंद्रकांत पंडित ने भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट के लिए 5 टेस्ट और 36 वनडे मैच खेले हैं और उन्होंने 19 जून 1986 को इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट क्रिकेट में इन्होंने डेब्यू किया था। तो याद रखिएगा 1986 में डेब्यू किया था। विदर्भ को पहली बार चैंपियन इन्होंने ही बनाया था। विदर्भ ने 2018 और 19 के में रणजी ट्रॉफी जीती थी। अगला क्वेश्चन पूछा गया झूलन गोस्वामी से कि झूलन गोस्वामी किस खेल से संबंधित है, सही जवाब रहेगा ऑलराउंडर क्रिकेटर है ये झूलन गोस्वामी और भारतीय राष्ट्रीय महिला क्रिकेट टीम के लिए खेलती है और साल 2010 और 2012 में इनको 2010 में अर्जुन पुरस्कार और 2012 में पद्मश्री की विजेता ये रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है प्रक्रिया संकल्पना को किस देश से लिया गया है, आपका सही जवाब क्या होगा, क्लिक कर लीजिएगा। प्रक्रिया संकल्पना को जो लिया गया है ऑप्शन थे आयरलैंड, जर्मनी, जापान और ऑस्ट्रेलिया। सही जवाब रहेगा जापान। भारतीय संविधान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है ना, तो इसको जापान के संविधान से लिया गया है और भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 कहता है कि किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त उसके जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है। अब हम गाइस थोड़े से जापान से रिलेटेड जो उपबंध लिए गए हैं उनको कवर कर लेते हैं। जापान से लिए गए उपबंध अनुच्छेद 21 की शब्दावली विधि की स्थापित प्रक्रिया, शब्द के स्थान पर भावनाओं को महत्व। इसके अलावा दक्षिण अफ्रीका से लिए गए उपबंध की बात करें, संविधान संशोधन की प्रक्रिया ली गई है दक्षिण अफ्रीका से। राज्य विधान मंडलों द्वारा राज्य विधान सभाओं में अनुपातिक प्रतिनिधित्व की जो व्यवस्था है ये भी वहीं से ली गई है। जर्मनी से आपात के दौरान राष्ट्रपति को मूल अधिकारों से के निलंबन संबंधित शक्तियां जर्मनी से। इसके अलावा गणतंत्र फ्रांस से लिए गए हैं और स्वतंत्रता, समानता और बंधुता की भावना संपूर्ण विश्व ने फ्रांस से ही ली है। स्विट्जरलैंड की बात करें तो स्विट्जरलैंड से सामाजिक नीतियों के संदर्भ में डीपीएसपी का जो उपबंध है ये लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है चंद्रगुप्त महल कहां पर है, तो ये पाटलिपुत्र में देखने को मिलता है, आप एक नजर मान लीजिएगा इस पर। अगला क्वेश्चन बना है चित्रकूट किस नदी के किनारे है, ये क्वेश्चन 100% श्योर नहीं है। क्लियर है कि ये क्वेश्चन पूछा गया था, बट ये क्वेश्चन आपका कल वाली शिफ्ट में भी बना था, हो सकता है रिपीट हो चुका होगा या नहीं हुआ होगा, 110% श्योर नहीं है, बट हमने आपको बताने के लिए लिख दिया है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है अनुच्छेद 331 किससे संबंधित है, राष्ट्रपति एंग्लो इंडियन समुदाय से लोकसभा के 2 सदस्यों नामित इसके तहत कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया भारत में सबसे ज्यादा उपजाऊ मिट्टी कौन सी है, तो ये जलोढ़ मिट्टी है। इसके अलावा युद्ध संधि से रिलेटेड भी क्वेश्चन आपका पूछा गया, बाघ से क्वेश्चन एक पूछा गया है आपका। इसके अलावा वन विहार राष्ट्रीय उद्यान से करके एक क्वेश्चन आई थिंक बना है आपका। क्लियर है, और खेल से रिलेटेड 3 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, टोटल 3 क्वेश्चंस खेल से रिलेटेड पूछे गए स्पोर्ट्स से, तो आप एक नजर स्पोर्ट्स से भी मान लीजिएगा क्योंकि अब स्पोर्ट्स स्टार्ट हो चुका है, स्टार्टिंग में तो नहीं पूछा गया था बट अब स्टार्ट हो गया है, तो अब लगातार आपके यहाँ से क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे।
हमारे ऑनलाइन कोर्सेज से पटवारी की, जेल प्रहरी, सब इंस्पेक्टर, इन सभी की स्पेशल टेस्ट सीरीज है। आपसे रिक्वेस्ट है कि जरूर से चेकआउट करिएगा। इन सभी की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करके इन सभी के डेमो चेकआउट कर लीजिएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्ज नहीं है। फिर भी कोई डाउट है, कुछ क्वेरीज है तो आप हमें नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। साइंस की बात करें गाइस, साइंस के भी पूरे क्वेश्चंस मिल चुके हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया है, इस पर स्कर्वी रोग किससे होता है, तो ये विटामिन सी की कमी के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन 2-3 बार रिपीट हो चुका है पटवारी की इसी एग्जाम में, जो एग्जाम चल रही है इसी में रिपीट हुआ है, 2-3 बार हो चुका है। मलेरिया कैसे होता है, तो ये मादा एनाफिलिस जो मच्छर होता है इसके काटने से होता है। खुले पानी से क्या उत्पन्न होता है, इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, पानी से होने वाली बीमारी कौन सी है, तो टाइफाइड, हैजा, ये बुखार, ये जो होती है पानी से होने वाली बीमारी है दूषित पानी से। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, भूकंप की तरंगे कहां से निकलती है, तो भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट और बड़े भूस्खलन पृथ्वी के अंदर मैग्मा की हिलावट और कम आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी की ध्वनि ऊर्जा वाले मानवकृत विस्फोटों से उत्पन्न होती है। अब ऑप्शंस में आपको क्या था वो आप क्लिक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, मृदा प्रदूषण किसके कारण होता है, तो देखिए मृदा में यानी मिट्टी में कुछ भी जो कीटनाशक वगैरह का जो उपयोग करते हैं, कृषि में अत्यधिक कीटनाशक का उपयोग करने या फिर ऐसे पदार्थ जिसे मृदा में नहीं होना चाहिए उसे मृदा में मिलाने से, या उसमें अवांछनीय जो पदार्थ होते हैं उनका यूज करने से मृदा प्रदूषित होती है। बेसिकली इतना आप याद रखिएगा, ऑटोमेटिक मृदा प्रदूषित नहीं होती है, उसको किया जाता है बेसिकली किसी भी फैक्ट्री वगैरह से कुछ रसायन वगैरह निकलते हैं, कीटनाशक वगैरह निकलते हैं, उस तरह से ये जो है चीजें होती है। अब ऑप्शंस आप मिला लीजिएगा क्या आपको ऑप्शंस में मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, जल जनित रोग कौन सा है, जल जनित रोग कौन सा है, देखिए जल जनित जो रोग है इसमें दस्त, पैचिस, पोलिया और मेनिंजाइटिस आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है टंगस्टन से। अब टंगस्टन क्या था, क्वेश्चन एग्जैक्ट तो नहीं मिल पाया है, बट हाइड्रोजन द्वारा ऑक्साइड के अवकरण से टंगस्टन जो धातु है ये तैयार होती है। अगला क्वेश्चन पूछा गया, भूकंप की कौन सी तरंगे पृथ्वी पर सबसे पहले पहुंचती है, तो प्राथमिक जो तरंगे होती है जिनको पी पर तरंगे बोला जाता है, ये पृथ्वी पर सबसे पहले पहुंचती है। इसके अलावा गुरुत्वाकर्षण से क्वेश्चन आपका पूछा गया है, यौगिक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है, बल विस्थापन से क्वेश्चन पूछा गया है। इन सभी टॉपिक को आप अच्छे से कर लीजिएगा कवर, क्योंकि लगातार क्वेश्चंस बन रहे हैं। कीटाणुनाशक से क्वेश्चंस आपका पूछा गया है। इसके अलावा दोनों अलग अलग दिशा में इस तरह से दिशा वाले क्वेश्चंस बन रहे हैं, आप देख लीजिएगा। वायुमंडली में दाब समुद्र तल पर उच्च होता है और ऊपर जाने पर निम्न होता है, इस तरह से क्वेश्चन है आपका, तो आप समझ चुके हैं कौन सा टॉपिक का क्वेश्चन है ये। इसके अलावा किस बल की वजह से मनुष्य पृथ्वी पर, ये थोड़ी सी स्पेलिंग मिस्टेक है, जल्दबाजी में हो जाती है, तो आप करेक्शन कर लीजिएगा इनमें थोड़ा सा, बट आप हमें पता है आप समझते सारी चीजें, तो आप देख लीजिएगा किस बल की वजह से मनुष्य पृथ्वी पर चल पाता है, तो गुरुत्वाकर्षण बल ये होता है। पर्यावरण को कैसे बचाया जा सकता है, इस तरह से भी आपका क्वेश्चन पूछा गया है। अब ऑप्शंस देखकर ही बताया जा सकता है, ऐसे तो बहुत सारे कारण है या उपाय है जिनसे पर्यावरण को बचाया जा सकता है, तो आप देख लीजिएगा क्या क्या ऑप्शंस आपको मिले थे। अगली बात करें हम कंप्यूटर की, तो कंप्यूटर सबसे पहला क्वेश्चन बना है, कोई आपको दे रखा था कुछ और उसको पूछा था कि इसने किसको लॉन्च किया है, एग्जैक्ट नाम उसका नहीं मिल पाया है। इसके अलावा एक वर्ड एक ये दे रखा था आपको फुल फॉर्म, और फुल फॉर्म में आपको इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड कुछ था, MPESD करके कुछ था, एग्जैक्ट पता नहीं है, तो आप देख लीजिएगा क्या आपका आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और आप चाहे तो कमेंट में कमेंट कर सकते हैं, आपको उसका जवाब मिल जाएगा। MS वर्ड से क्वेश्चन आपका पूछा गया है, माइक्रोसॉफ्ट में स्विच किस पीढ़ी में आया था, ये क्वेश्चन आपका बना है, तो चौथी पीढ़ी में आया था। चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर में माइक्रो प्रोसेसर का इस्तेमाल किया गया था। अगला क्वेश्चन है, आउटपुट इनपुट से क्वेश्चन बना है आपका, कंट्रोल S का क्या कार्य होता है, तो फाइल को सेव करने के लिए कंट्रोल S का यूज किया जाता है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन बना है, रीडू के लिए शॉर्टकट की क्या है, तो ये कंट्रोल Y होती है। देख लीजिएगा यहां से क्वेश्चंस बन रहे हैं शॉर्टकट की से रिलेटेड। इसके अलावा अंडू के लिए क्या होता है, तो कंट्रोल Z होता है। बात करें हिंदी की, तो हिंदी में क्वेश्चन बना है, कबीरदास की के काव्य से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए, उपसर्ग से आपके क्वेश्चंस बने हैं, हृदय में कौन से भाव उत्पन्न होते हैं, इस तरह से क्वेश्चंस बना है, संचारी भाव। अब एग्जैक्ट राइट आंसर इसका क्वेश्चन अगर पता होता तो बिल्कुल बता पाते। बहुब्रीहि समास से क्वेश्चन आपके पूछे गए, अलंकार से 2-3 क्वेश्चंस बने हैं। शांत रस का स्थायी भाव आपसे पूछा है, शांत रस का स्थायी भाव, रस के स्थायी भाव से आपके क्वेश्चंस बन रहे हैं संचारी भाव से। इसके अलावा संज्ञा से रिलेटेड क्वेश्चंस बने हैं, संधि से भी आपके क्वेश्चंस पूछे गए हैं। इस तरह के क्वेश्चंस आपको बताइए, हम लगातार डेली एनालिसिस करवा रहे हैं और लगातार यहां से क्वेश्चंस आपके आ रहे हैं। पर्यायवाची शब्द से क्वेश्चंस बने, विलोम शब्द से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तोता चना बाजे घना, ये क्वेश्चन पूछा गया है आपका, और आप सभी ने ये तो सुना ही होगा, काफी बार पढ़ा भी होगा। जैसे कम ज्ञान वाले ज्यादा बोलते हैं, तो इस तरह से ये क्वेश्चंस लोकोक्ति पूछी गई हैं। इसके अलावा अपनी चीज की बुरे कौन करें, यानी अपनी चीज की बुराई कौन करे, इस तरह से क्वेश्चंस पूछा था, आप देख लीजिएगा। थोड़ा सा हम आपको एग्जैक्ट बताने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आगे जिनका भी एग्जाम हो वो ये चीजें पहले ही कवर कर ले। श्लेष अलंकार से क्वेश्चंस बना है, अनुप्रास अलंकार से क्वेश्चंस बना है, तत्सम और तद्भव से भी क्वेश्चंस बन रहे हैं। शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है ये पूछा है, कारक से क्वेश्चन बना है और रचनाओं से भी रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए हैं। बात करें हम मैनेजमेंट की, तो मैनेजमेंट में गाइस आपको बता दें, मार्केटिंग, विपणन और सिद्धांत कुछ बता रहे थे कि साझेदारी, इस तरह से क्वेश्चंस आपका रिपीट हुआ है।
मार्केटिंग से क्वेश्चंस बनाए हैं, आपका संगठन से क्वेश्चंस बनाए और कथन जो परिभाषा है इनसे क्वेश्चंस बने हैं, आपके नियोजन से भी क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। तो इन टॉपिक पर आप नजर रखिएगा क्योंकि क्वेश्चंस यहाँ से आ रहे हैं। इंग्लिश में नरेशन, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, इसके अलावा डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, इस पैसेज से क्वेश्चंस बन रहे हैं, पैसेज से अनसिन पैसेज से क्वेश्चंस आपके बन रहे हैं, सिनोनियम से क्वेश्चंस बना है, एंटोनियम से सब्स्टिट्यूशन, फिलिंग द ब्लैंक्स, ये जो ऐसे टॉपिक है यहाँ से लगातार आपके क्वेश्चंस आ रहे हैं और यहीं से आएंगे बेसिकली। और टॉपिक भी यही है जहां से आपके ज्यादातर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नेक्स्ट बात करें मैथ्स की, तो एवरेज से क्वेश्चंस आपका बन रहा है, समय दूरी से क्वेश्चंस बन रहे हैं, माध्यमाधिका से पाई चार्ट, औसत, इसके अलावा समय, कार्य, रेलगाड़ी, सरलीकरण, ग्राफ, लाभ हानि, सांख्यिकी, डीआई से क्वेश्चंस बन रहे हैं आपके, त्रिभुज से 2D 3D से क्वेश्चंस बन रहे हैं, प्रतिशत से क्वेश्चंस बन रहे हैं, प्रायिकता वाले भी क्वेश्चंस देखे गए हैं। रीजनिंग में कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चंस बने, सिटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चंस बने, मिरर इमेज से क्वेश्चंस आपका बना है, घड़ी से क्वेश्चंस बने हैं, वेन डायग्राम से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, अल्फाबेटिकल सीरीज से क्वेश्चंस बने हैं, पजल से क्वेश्चंस बने, कथन निष्कर्ष से क्वेश्चंस पूछे गए हैं और नंबर सीरीज से भी आपको क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। गाइस यहाँ पर हमने सभी सब्जेक्ट का आपको एनालिसिस करवाया है, कहां से कितने कितने क्वेश्चंस और किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, एग्जैक्ट पैटर्न आपको पता चल चुका है कि किस तरह का आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बन रहे हैं। आई थिंक आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो कैसा लगा कैसा नहीं लगा आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर से बताइएगा। और अगर आप चाहते हैं कि डेली ही आपको ऐसी वीडियोस मिलती रहे तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑन करके रखिएगा ताकि जैसे भी नया वीडियो है हमारा आपको तुरंत से उसका नोटिफिकेशन मिल पाए। वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि हमें सपोर्ट मिले, मोटिवेशन मिले और अच्छे से अच्छे वीडियोस आपके लिए लाने की पूरी कोशिश करें। इस वीडियो की पीडीएफ फाइल को डाउनलोड करने के लिए आप टेलीग्राम को और एप्लीकेशन को दोनों को ज्वाइन कर लीजिएगा, जिनके लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे चुके हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप ज्वाइन कर लेंगे तो वहां पर आपको यह प्रोसेस फॉलो करते ही सारी पीडीएफ वगैरह मिल जाएगी। क्लियर है? तो गाइस मिलते हैं अब हम हमारी नई और कल की स्पेशल शिफ्ट एनालिसिस के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।